एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर सीटेट जो 2021-22 में हुआ था उसका पूरा हम वीडियो बना रहे हैं, जिसमें 3 सब्जेक्ट है, CDP, EVS और हिंदी पेडागोजी। तो आप एक एक करके वीडियो को देख भी चुके होंगे। 4 वीडियो अभी तक बनाए हुए हैं, हर सब्जेक्ट का CDP का 4, EVS का 4 और हिंदी पेडागोजी का भी 4। उम्मीद करते हैं कि आप उस वीडियो को देखकर ये अनुमान लगा सकते होंगे कि किस तरह से CBT यानी सीटेट का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें उस एग्ज़ाम में आपका ये प्रश्न किस तरीके से आएगा। और आज का जो टॉपिक है 10 जनवरी 2022 को पूछे गए 10 जनवरी 2022 को पूछे गए सीटेट 2022, और ये प्रीवियस ईयर होगा, जिसमें EVS का पूरा 30 में से 30 प्रश्न का हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियोज आपको मिलता रहे। और ये सिर्फ संपूर्ण विश्लेषण जो 30 प्रश्न होगा, इसमें आपको कई जानकारियाँ आपको खुलकर आएगी और दूसरे प्रश्न भी सॉल्व करने में मदद मिलेगा। तो आइए हम लोग बिना देरी के शुरू करें। पर्यावरण अध्ययन सीटेट 2022 यानी 10 जनवरी 2022 को पूछे गए सभी सवालों का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्र के गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। देखिए, जहाँ भारी वर्षा होती है वहाँ ये आवास वाला टॉपिक से EVS से, और आवास EVS का हम सारे टॉपिक का YouTube पर हम वीडियो बनाकर डाले हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहाँ से आपको हर EVS का हर टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो जहाँ भारी वर्षा वाला क्षेत्र होता है तो क्या होता है कि बाढ़ में बह जाता है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि 10-12 फुट ऊंचे खंभे दे देते हैं या पिलर दे देता है, बांस का हो या खुट्टा हो जिसको कहते हैं, और उसी पर अपना मकान बनाता है। इससे क्या होता है कि जब बाढ़ का पानी आता है तो बाढ़ का पानी ज़मीन के ये बांस वाला जो खंभा है, खंभा के अंदर से निकल जाता है और घरों को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। सपाट छत वाले बांस के घर बिल्कुल नहीं, सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर ये भी नहीं, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। बांस के खंभों पर क्या करता है, वो लोग बांस का खंभा दे देता है और ढालू छत बनाता है ताकि पानी भी छत पर जमा न हो और बांस के खंभे के बीच से पानी निकल कर चला जाए। मिट्टी और फूस के घर जिनके छतें ढाल, कटीली और झाड़ियों की बनी होती है, तो मिट्टी और फूस का नहीं, मिट्टी का बनाएगा तो क्या हो जाएगा, पानी में बह जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। दूसरा प्रश्न है, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं। 29 गोल्ड और सिल्वर मिलाकर वो 29 सिल्वर जीते हुए हैं। वहीदा परवीन, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, कर्णम मलेश्वरी। इसका आंसर होगा कर्णम मलेश्वरी। यानी कर्णम मलेश्वरी जो है ये 13-14 साल के उम्र में ही ये अपने वज़न उठाना शुरू कर दी थी और ये छोटे बड़े 29 लगभग मेडल जीते हुए हैं। ये भी प्रश्न रिपीटेड होता है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 कर्णम मलेश्वरी। अगला प्रश्न है, मेढकों और कीटों को फंसाने और खाने यानी पकड़कर खा जाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है। घटपर्णी पौधा जो है हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है, ऐसे और जगहों पर पाया जाता है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 जगहों पर पाया जाता है। हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है। इसके बारे में और थोड़ा सा की पॉइंट आपको बताते हैं। जो घटपर्णी पौधे होते हैं जिसको पीचर प्लांट कहते हैं या हार्बीवोरस प्लांट होते, ये कार्निवोरस प्लांट होते हैं। ये कीट पतंग को क्या करता है कि इसका पत्ता जो होता है ये घड़ानुमा पत्ता होता है, और ये घड़ानुमा पत्ता होने के कारण क्या होता है कि इसके अंदर से एक विशेष गंध निकलता। पिछले सीटेट में दे दिया था कि विशेष ध्वनि निकलती है, नहीं, इससे क्या निकलती है, विशेष गंध निकलती है। और इसी गंध के वजह से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, चूहा हो गया, छोटा मेढक हो गया, ये सब उस गंध से अट्रैक्टिव होकर इसमें चला जाता है और इधर से क्या करता है, ये ढक्कन बंद कर देता। अब ये सवाल होता है
कि सवाल आता है क्या ये कीड़े मकोड़े खाता है, क्यों खाता है? ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है, ऐसी बात नहीं कि कीड़ा मकोड़ा खाकर ही पेट भर लेता है, ऐसी बात नहीं है। ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है, लेकिन कीट पतंग को अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए खाता है। और ये ऐसे जगह पर ये पौधे उगते हैं जहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, और अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीट पतंग को फंसाकर खा लेता है। तो यहाँ से इस तरह का भी क्वेश्चन रहता है कि कीटभक्षी पौधे के बारे में कौन सा कथन गलत है। यह भारत के मेघालय, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके पत्तियों से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। यह ऑप्शन दे दिया था, ध्वनि नहीं बल्कि क्या निकलता है, इससे एक गंध निकलती है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 मेघालय। अगला प्रश्न है, यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है जिसके दाईं ओर के ऊपर वाले कोने पर मानचित्र का पैमाना इस प्रकार दिया गया है। पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर। यदि इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की मापी गई दूरी 16.7 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग कितनी होगी? देखिए, आप लोग ये सोचते होंगे कि हम लोग भी देखते हैं कि इंडिया का मैप जो बनाते हैं एक पेज पे बना लेते हैं, तो इसका एक पैमाना होता है कि हम कोई भी चीज़, मान लिया जाए कि रेलवे स्टेशन की दूरी और हवाई जहाज़ की दूरी, हवाई अड्डा की दूरी यहाँ पर है, तो हम पेज पर इसको बनाएंगे तो जितना लंबा दूर है हम उतना तो पेज पर खींचने नहीं जाएंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, 1 सेंटीमीटर बराबर 950 सेंटीमीटर के बराबर 950 मीटर के बराबर खींच ली, यानी 950 मीटर दूर है तो उसके बदले में कॉपी पर 1 सेंटीमीटर, 950 2 बार है तो 2 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, तो खींच लिए। अब कह रहा है कि इसी रेलवे स्टेशन की दूरी अपने स्केल से नाप रहे हैं, तो ये दूरी पेज पर बता रहा है 16.7 सेंटीमीटर। तो वास्तविक दूरी कितनी होगी? वास्तविक दूरी समझने के लिए देखिएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दूरी है? 950 मीटर। 16.7 सेंटीमीटर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 15,865 मीटर। चूँकि ये मीटर में है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है किलोमीटर में, तो इसको दशमलव में करेंगे, जब किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड तो 865 हो गया ये। और जैसे 865 हो गया तो ये जान रहे हैं कि नियरेस्ट करके करते हैं, तो यहाँ 5 से बड़ा होता है तो ये बगल वाला 9 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा तो 9 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया? 15.9 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण यानी माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं। देखिए, जब भी पर्वतारोही सब जाते हैं तो उसके साथ वो लोग ग्रुप में जाते हैं और उसी में से एक लीडर होता है। तो ये क्या करते हैं, ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, ये नहीं, ग्रुप के आगे चलना ये इम्पोर्टेंट नहीं, आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है। उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है। तो जो चढ़ने योग्य नहीं है उसका जांच नीचे ही होता है, ऊपर नहीं होता है, तो ये भी नहीं। सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना, ये करता है कि जब प्रतिभागी चलता है तो जो लीडर होता है उसका सामान वगैरह उठाने में मदद करता है। प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के उचित स्थान ढूंढना, अब ये लीडर क्या करता है कि कहाँ पर रुकना है, कब चलना है, क्या आराम करना है, क्या खाना पीना है, ये सारी व्यवस्था भी ग्रुप लीडर का काम होता है। जो अस्वस्थ है उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। अब जो अस्वस्थ है या बीमार पड़ गया उसके लिए दवा वगैरह या खाना पीना जो है उसके लिए व्यवस्था करता है। यानी जो अस्वस्थ होते हैं उसका ध्यान रखा जाता है कि कौन सा दारू नहीं समझिएगा, दवा दारू का इंतज़ाम करता है। भोजन व्यवस्था करना, केजरीवाल जी का था ये, मैंने दवा दारू का इंतज़ाम कर दिया, ओ दारू सुन के कुछ लोग तो वो नहीं, चलिए। तो ये तीनों यानी CDE, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, इस सी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्यतः कक्षा के कमरों के दीवारों के बराबर होती है। इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती है जब तक कि भूजल स्तर तक न पहुंच जाए। यह वृक्ष अपने तने में जल जमा करता है।
यह वृक्ष आबू धाबी में रेत के टीलों के पास पाया जाता है। यह वृक्ष है जिसे रेगिस्तानी ओक कहते हैं के बारे में कौन सा कथन है? इसके पहले रेगिस्तानी ओक के बारे में आपको बता दें, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है और इसकी जड़ें तब तक बढ़ती रहती है, तब तक गहराई में जाती रहती है जब तक कि इसको पानी न मिल जाए। और पानी मिल जाने के बाद क्या करता है कि ये अपने तने में पानी को जमा कर लेता है। तना है, तना के बीच में खोल रहता है और इसी में ये क्या करता है, पानी को जमा कर लेता है। और जब ये स्थानीय लोगों को पानी की कमी होती है या दिक्कत महसूस होती है, इसके तना में छेद कर लेता है और पाइप डालकर पानी निकाल लेता है। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में अब देखिए कौन सा कथन है। इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्यतः कक्षा के कमरों के दीवारों के बराबर होती है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती है, ये सामान्य ऊंचाई होती है, ये सही है। इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी, इसके बारे में जो भी कहा जाए 30 गुनी, 60 गुनी, 40 गुनी, ये सब सही है। जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक इसकी क्या होगी, गहराई बढ़ती रहती है जड़ की, तो ये भी क्या है, सही है। यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करता है, जल तो जमा करता ही है। यह वृक्ष आबू धाबी में नहीं पाया जाता है बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन गलत, तो आंसर आपका क्या होगा, ए बी सी ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली के मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। इस मार्ग से होकर नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी लगभग 504 किलोमीटर है। कहीं जाए हमको उस पर नहीं जाना है, 504 किलोमीटर दूरी है। यदि ट्रेन इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो समय बराबर 7 घंटे। तो ट्रेन की औसत चाल एकदम आसान है, चाल बराबर दूरी बटे समय। पढ़े होंगे आप लोग मैथ में, बहुत आसान है। इसको 504 बटे 7, 7 49, 7 दूना 14 बराबर 72 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल हो गई। लेकिन 1 मिनट, जैसे आपके ऑप्शन में 72 रहेगा, आप मारिएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पर सब दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में, इसीलिए इतना आसान सवाल दिया है कि आप बनाइए। संजोग बस इसमें 72 शुरू में नहीं दिया है, ऑप्शन रहता 72 मीटर पर सेकेंड, आप लोग मार कर इसको क्या करते, निकल जाते। तो संजोग है कि नहीं दिया है। अब दिया है तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए बहुत आसान है। 72 है, किलोमीटर को 1000 से गुना कर देंगे। 1 घंटा है, 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड से कर देंगे डिवाइड इसको, चूँकि बटे है ये, बाय आवर नीचे रहता है, तो 20 ये कट गया। 36 दूना 72, 10 दूना 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे सवालों पर हमेशा गौर कीजिएगा। जो दिखता है नहीं, एक तो कहावत भी है, गुल्लर का फूल सिर्फ देखने का या 12 साल में दिखता है, ऐसा कुछ कहावत है। तो दिख जाएगा 72 मीटर पर सेकेंड, आप मार के चले जाइएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरह आपका गलती हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचते हैं जो भारत की राजधानी और पश्चिमी बंगाल की राजधानी को मिलाती है, तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा होगी। नई दिल्ली और कोलकाता की दूरी, देखिए ऐसे सवालों का जवाब, ऐसे सवाल का जवाब आपको सही देना है तो हमेशा मैप पर देखना होगा। मैप आपके पास तो एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा नहीं, तो मैप के बारे में थोड़ा सा मैप का होमवर्क आप लोग कर जाइएगा, और जैसे ही कर जाइएगा तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यदि आए, देखिए ये मैप है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि क्या बोल रहा है, कोलकाता आपका यहाँ है और नई दिल्ली आपका यहाँ है। अब सवाल देखिए कि किसके सापेक्ष कह रहा है, जिसके सापेक्ष कहे वहीं से आपको देखना है, वहीं पर खड़ा रहना है। किसके सापेक्ष कह रहा है, तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा, नई दिल्ली के सापेक्ष, यानी यहाँ से कोलकाता किस दिशा में है। आपको मैप में हम बताए होंगे, जो प्रीवियस ईयर वाला और सब जो वीडियो बनाए उसमें देखे होंगे कि यहाँ खड़ा हो जाएंगे तो ऊपर हो गया उत्तर, इधर पूरब, हमारे दाएं तरफ पूरब, बाएं तरफ पश्चिम और नीचे दक्षिण।
दक्षिण। अब इसके सापेक्ष में ये किस दिशा में, दक्षिण और पूरब के बीच में। तो ये कोलकाता कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली के सापेक्ष दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में। तो आपका दक्षिण पूर्व दिशा कौन है, ये है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल एक मंक यानी मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्षों तक मठ के बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं पाया। तो बीजों का हरा या पीला होना, देखिए अलग अलग कलर का जब उन्होंने मटर को बोया तो अलग अलग कलर में आया, हरा या पीला होना। बीजों का खुरदरा या चिकना हुआ, 2 वैरायटी का, खुरदरा और चिकना दोनों बोया तो दोनों तरह का हो गया। पौधे का लंबा या नाटा, यानी लंबे पौधे और नाटे पौधे वाले फली जो मटर का था उसको बोया तो कुछ लंबा हो गया, कुछ नाटा हो गया। अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बना है, तो क्या इसमें कह रहा कि कौन नहीं पाया था, तो ये 3 चीज़ पाया हुआ था और ये चौथा नहीं पाया था। इसका आंसर, हालांकि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा है, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा, सिर पर दिखे दुम नीला ही नीला सा, कौन सा है। तो ये आसान है, मोर है। मोर का देखिएगा क्या गोल गोल सिक्का जैसा रहता है तो वो पैसा, ये कहावत के रूप में कह दिया, जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, तो मोर नीला होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 11वां प्रश्न भी है, भारत में कितने राज्य हैं। भारत में कितने राज्य हैं, ये बार बार रिपीट हो रहा था क्योंकि ये नया करंट अफेयर्स था जिस समय सीबीटी का एग्ज़ाम पहली बार 2021-22 में लिया जा रहा था, तो इसलिए कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए इसलिए ये सवाल पूछा जाता था। भारत में कुल 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये याद रखिएगा। 8, पहले 7 था, जम्मू और कश्मीर 2 बन गया तो 9 हो गया, फिर दमन दीव और जो है दादर नागर हवेली दोनों को क्या किया, मिला के 1 कर दिया, तो 9 से फिर हो गया क्या, 8। तो इसलिए 8, ऐसा नहीं कि 7 था पहले, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हटा दिया तो 7 2 9 हो गया, आप गलत बोल रहे, नहीं, ये क्या याद रखिएगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कॉलम ए है, कॉलम बी है, यानी कॉलम फर्स्ट और सेकंड है। कीट, इसमें कीट कौन है, कीट कॉकरोच है। पक्षी कौन है, पक्षी उल्लू है। सरीसृप, रेप्टाइल जिसको कहते हैं, जो छाती के बल पे रेंगता है उसको हम लोग रेप्टाइल या सरीसृप कहते हैं, तो सरीसृप है आपका कछुआ। और स्तनधारी चमगादड़, इसके हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा हो जाएगा। ए का 2 इसमें है, और बी का 4 इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। ए का 2, बी का 4, सी का फर्स्ट, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। यदि आप सबसे छोटा मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे। पटना से अब जब जाइएगा चंडीगढ़ तो आप किस राज्य से होकर नहीं जाइएगा। पटना कहाँ है भाई, पटना यहाँ पर है, देख रहे हैं ये वाला पटना है, और चंडीगढ़ आपका यहाँ पर होगा, पंजाब के पास यहाँ पर। अब देखिए कितना नियरेस्ट पूछा है कि किस राज्य से होकर नहीं जाइएगा, तो देखिए यहाँ से जब जाएंगे तो हम पंजाब क्यों घुसेंगे, ये तो पंजाब का बॉर्डर पर है, पंजाब का, जो कि ये केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी भी है, तो इसलिए ये पंजाब में हम लोग प्रवेश नहीं करेंगे। ये देखिए कितना नियरेस्ट, जो भी मैप नहीं देखे हैं, जो भी इसका नॉलेज यानी गौर रखते हुए इसको नहीं तैयारी किए होंगे तो उससे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब होकर हम नहीं जाते हैं, यानी हम कहाँ नहीं जाते हैं, पंजाब प्रवेश नहीं करते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3।
अगला प्रश्न है, मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह है। मच्छर से फैलने वाला 3 रोग कौन है? मच्छर से कौन कौन से रोग होते हैं? डेंगू, मलेरिया, कोविड-19। कोविड-19 बिल्कुल नहीं होता है। चिकनगुनिया, डेंगू, HIV एड्स ये भी नहीं होता है। अब मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये तीनों होता है। तो यानी कोविड-19 तो इसमें है, तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, मच्छरों से फैलने वाले मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। अगला प्रश्न है, 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होती है। आयरन किसमें प्रचुर मात्रा में होती है? आंवला, सेब, कद्दू। कद्दू में नहीं होता है। सेब, गुड़, खीरा। खीरा में नहीं होता है। आंवला, पालक, कद्दू। कद्दू में नहीं होता है। आंवला, पालक और गुड़, तो इसमें आयरन भरपूर होता है। और जिसमें आयरन की कमी हो जाती है, जिसको आयरन की कमी हो जाती है, तो उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। और जैसे आयरन की कमी हो जाता है तो उस बीमारी को कहते हैं हम लोग एनीमिया। और एनीमिया को आप दूर कर सकते हैं आयरन युक्त भोजन करके, यानी आंवला हो गया, पालक हो गया, गुड़ हो गया, मेथी पत्ता हो गया, ये सब में क्या है? कटा हुआ फल हो गया, ये सब में आपका आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से पैडागोजी आपका स्टार्ट हो जाता है ईवीएस का। जैसा कि पता है आप लोगों को 15 ईवीएस रहता है और 15 ईवीएस पैडागोजी रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पैडागोजी भी, ये आपका रिजल्ट बनाता है। तो अगला प्रश्न है पैडागोजी से ही, एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में जहाँ प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं शामिल हुआ है, आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं जो महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि आपके क्लास में कुछ विदेशी विद्यार्थी आ गया और आपके क्लास में हमेशा लोकल विद्यार्थी है, तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने देने के लिए, समझने के लिए कि अन्य संस्कृतियों किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृति की तुलना में बेहतर होता है। क्या करेंगे कि जैसे आपके क्लास में आ जाएगा तो वहाँ पर रूढ़िवादी, पक्षपाती हो जाएगा, अपने को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में वहाँ पर दोनों में क्या हो जाएगा? मतभेद टाइप का हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों को क्या करेंगे? पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ प्रयोग करेंगे जिससे ये पता चले विद्यार्थियों को, जिससे ये विद्यार्थियों में समझ में आ जाए कि विविधता हमारे देश की अमूल्य धरोहर है, इसमें हम लोग पक्षपात और रूढ़िवादी नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोल संचार कैसे किया जा सकता है? बिना बोल संचार जूम ऐप पे बहुत लोग देखे होंगे। जूम ऐप पर कोरोना काल में हम लोग पढ़ाना भी शुरू कर दिए थे। और जूम ऐप में 2 चीज़ें होती है, आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं और चैट भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कह रहा कि बिना बोल, यानी बिना बोले, हम बोले नहीं लेकिन अपना कम्युनिकेशन कर सकें, संचार कर सकें, तो चैट के माध्यम से, चैट में GIF। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? संरचनावादी दृष्टिकोण से, संरचनावादी दृष्टिकोण क्या होता है? जिसको हम लोग कहते हैं क्रिएटिविटी या स्ट्रक्चर, यानी जिसमें बच्चे संरचना कर सके। पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूलन की पहचान करना, नदी के पानी के रंग से उनमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, फूल की कली देखकर उनका चित्र बनाना, जन्म देने वाले और अन्न निक्षेपण वाले पशुओं के बीच के अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना। तो देखिए ये वाला क्या है? संरचनावादी है। नदी के पानी के रंग में उनमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सक्रिय शिक्षण उसको कहते हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हुए समझ पाए, उसको कहते हैं सक्रिय शिक्षण। तो व्यस्त का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है व्यस्त विद्यार्थियों का। वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करें। नहीं, हम लोग भी देखते हैं
कि कई चीज़ों पर आज की पीढ़ी में आप 20 साल 25 साल 30 साल पीछे चले जाएंगे तो पहले लोग जो साइकिल यूज करते थे उसका स्ट्रक्चर और धीरे धीरे उसमें जो परिवर्तन हुआ उसका स्ट्रक्चर। मोटरसाइकिल में जो स्ट्रक्चर पहले था, हमको याद है कि हम लोग राजदूत से सीखे थे। राजदूत एक हड़मुड़ाहा गाड़ी होता था और अभी देखिए अलग अलग बाइक की डिज़ाइनिंग, अट्रैक्टिव डिज़ाइन वगैरह भी आ जाता है। तो इस बदलाव इसी तरह का कह रहा है कि वाहन को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर को कारणों पर स्पष्ट करें। पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद 2-3 लोगों के समूह में इसके बारे में चर्चा करें। पाठ्य पुस्तक से विभिन्न स्थापत्य शैलियों की उल्लेखनीय इमारतों के बारे में पढ़ने के बारे में ऐसी इमारतों के उदाहरण सूचीबद्ध करना। इमारतों के निर्माण करने में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में लिखी जानकारी श्यामपट्ट से उतारें। देखिए ये तो होगा ही नहीं, देखिए थोड़ा सा इसमें देखिएगा, ये 2-3 प्रश्न जो है, 2-3 टॉपिक जो है, ये तीनों सही है। हमको लगता है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नहीं है होना चाहिए, तब इसका आंसर ये वाला होगा, क्योंकि श्यामपट्ट से उतारने वाली बात नहीं हो सकती। लेकिन सी-टेट आंसर जो रखा है, ये सी-टेट 1 रखा है कि वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करना। तो ये रखा हुआ है आंसर। तो चूंकि इस बार थोड़ा सा विवादित भी रहा, कुछ प्रश्न गलत भी रहे, कुछ ऑप्शंस गलत रहे, कुछ किसी का आंसर गलत रहा, तो ये हमको लगता है विवादित में से एक है। तो बाकी इसका आंसर जो नंबर है, ये ऑप्शन नंबर 1 है। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने को दर्शाने को कहना। क्या कह रहा है? कच्चे माल पर एक पाठ। कच्चा माल क्या होता है कि जब कोई प्रोडक्ट है, जब कोई उत्पाद तैयार करते हैं तो उसमें हमको कच्चा माल लगता है। जैसे मान लिया जाए कि हम बिस्किट बना रहे हैं तो उसमें कुछ कच्चा माल जैसे हो गया आटा हो जाए, चीनी हो जाए, तेल हो जाए, मैदा वगैरह हो जाए, ये सब क्या हो गया? उसके लिए कच्चा माल हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने को दर्शाने को कहना। विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन में चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना और पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। विद्यार्थियों को एक पुराने सूती कपड़े पर फैब्रिक रंग से दोबारा पेंट करके अपने घर के लिए मेजपोश बनाना। देखिए इसका आंसर जो है, हालांकि 3 रखा है, ये भी एक तरह से विवादित ही है। कहें कि देखिए विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से, यानी मेज पर रखने वाला एक पेंसिल स्टैंड या पेन स्टैंड बनाने के लिए कच्चे माल का प्रयोग करने के लिए कह रहा है। तो ये आंसर बिल्कुल सही भी हो सकता है कि एक पाठ के संबंध में कौन कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, क्यों न विद्यार्थी का खून खौलेगा समय बर्बादी के लिए। जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इससे बड़ा ऑप्शन आपको ये बता दें कि जब हम पहली बार सी-टेट दिए थे ना, तो इसी तरह का टोटल प्रश्न था। इसमें तो 1-2 प्रश्न आपको इस तरह का दिख रहा है, क्वेश्चन से बड़ा ऑप्शन सब है। और ये 1.5 घंटा भी, उस समय 2011 में 1.5 घंटा, मात्र 1 घंटा 30 मिनट का समय होता था और काफ़ी टफ होता था लोगों को बनाने के लिए। कुछ लोग तो निकल कर कहते थे कि हम पूरा प्रश्न भी नहीं पढ़ पाए थे, क्योंकि समय आपके पास 2.5 घंटा रहता है। ऐसे प्रश्न 2-4 ही रहते हैं, 1-2 रहते हैं, तो घबराने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल ये हो जाता है कि जो ये आपका LCD वाला स्क्रीन होता है, उस पर एक पार्ट पढ़ रहे हैं तो दूसरा पार्ट ढक गया। समझने में अब क्या होती है, दिक्कत होती है। एक ऑप्शन चला गया, दूसरा ऑप्शन खुल रहा है, फिर प्रश्न देखना है तो प्रश्न अंदर चला जाता, तो इस तरह थोड़ा सा दिक्कत होती है। थोड़ा पंखा हल्ला कर रहा था जी। आप खेलों और खेल प्रतियोगिताओं के बारे में एक पाठ पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी पूछता है, आप हमें EVS में खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर EVS में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? आप पढ़ा रहे हैं खेल के बारे में, थोड़ा सा अपना लॉजिक भी लगाते हुए आंसर देना है कि आप पढ़ा रहे हैं खेल वाला। कोई विद्यार्थी कह दिया कि खेल वाला EVS है तो खेल काहे पढ़ा रहे हैं सर, तो आप क्या जवाब दीजिएगा?
बड़े होने पर यदि आप खेल को पेशे के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक विशिष्ट खेल के बारे में सब कुछ जानने की आवश्यकता होगी, जिसमें उसका इतिहास और बीते समय में यह कैसे विकास हुआ है यह भी जानना होगा। दूसरा, बड़े होने पर यदि आप खेल को पेशे के रूप में निर्णय लेते हैं तो आपको एक विशेष खेल के बारे में सब कुछ जानने की आवश्यकता होगी, ज़बरदस्ती थोड़े है कि होगी, जिसमें उसका इतिहास और विशेष समय में यह कैसे विकसित हुआ है यह भी जानना होगा। तीसरा, हमारे दादा दादी नाना नानी द्वारा खेले जाने वाले कई खेल अब नहीं खेले जाते हैं, इसलिए यह पाठ आपको उन खेलों को बेहतर तरीके से समझने में और ऐसा करने में अपने बड़े के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने में मदद करेगा। खिलाड़ियों का बचपन अक्सर मुश्किलों से भरा होता है। यह पाठ आपको उन खिलाड़ियों के प्रयासों को महत्वपूर्ण देने में मदद करे जिन्हें आप टीवी पर देखते और आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, हम लोग कई बार देखते हैं क्रिकेट खेल रहे हो या फुटबॉल देख रहे हो खिलाड़ी सब, तो हम लोग बैठे बैठे कह देते हैं कि कितना बेवकूफ़ है, मार नहीं सकता, ऐसे मारता है, वैसे मारता है, ऐसे मारना चाहिए, लेकिन उसके लिए ये कड़ी मुश्किल होती है, मुश्किल भरी ज़िंदगी होती है। वो ऐसी खिलाड़ी नहीं बन गया है, वो कई मेहनत, कई कठिन परिस्थिति में जो है अपने आप को ढाला है, तब जाके एक खिलाड़ी होता है। तो खिलाड़ी के बारे में आपको जानना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, शामिर ग्लोब के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए आपके कहने का मतलब है कि यहाँ कोई नहीं रहता है। उजायरा, यहाँ भी लोग रहते हैं। ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहाँ है। शामिर, क्या वहाँ पर लोग उल्टे खड़े हैं? यह लोग गिरते क्यों नहीं हैं? नहीं, जैसे कि आप लोग पता है कि ग्लोब है, ग्लोब में हम लोग भी सोचते थे बचपन में कि यहाँ हम लोग खड़े हैं तो यहाँ भी तो कोई रहता होगा, तो ये उल्टा लटका है तो गिरता क्यों नहीं है? यही चर्चा हो रहा है ये दोनों में। शामिर और कौन है एक भाई साहब? शामिर और उजायरा। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के विद्यार्थियों को गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शामिर की गलतफहमी को दूर करेगा? शामिर का गलतफहमी क्या है कि शामिर कहता है कि उल्टा लटक के है वो लोग गिरता क्यों नहीं है। तो जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करता है उसी तरह पृथ्वी हर चीज़ उस चीज़ को आकर्षित करती है जिसमें द्रव्यमान होता है। दूसरा है, कल्पना करें कि एक चींटी टेनिस की गेंद के निचले हिस्से पर बैठी है। क्या चींटी सीधी खड़ी है और जब गेंद घूमने लगेगी तो क्या वह गिर जाएगी? ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें। अलग अलग स्थितियों से पिन को देखें। दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही है। एक गेंद और एक पंख को एक ही ऊंचाई से एक गेंद और पंख को एक ही ऊंचाई से एक साथ गिराएं। देखें कि किस प्रकार सभी चीज़ पूर्व की ओर आकर्षित होती है। पूर्व की ओर तो आकर्षित कभी भी होगी नहीं, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही होगा। तो क्या होगा कि ऑप्शन नंबर इसका 3 है। ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन, देखिए ग्लोब है, अब फुटबॉल में क्या करेंगे, ऊपर भी पिन, नीचे भी पिन, साइड में भी पिन कर देंगे और उसको घुमाते रहेंगे। तो जिस तरह पिन नहीं गिर सकता है क्योंकि पिन पृथ्वी से गड़ा हुआ है, पिन पृथ्वी से अटैच है, उसी तरह हम लोग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से हम लोग चिपके हुए हैं, जिसके कारण उल्टा रहें सीधा रहें हम गिर नहीं सकते हैं। हम जिधर जाते हैं वही सीधा मेरे लिए होता है। दूसरों के लिए वो उल्टा हो सकता है लेकिन मेरे लिए वही सीधा होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है? ज्ञानेंद्रियां, जिसको हम लोग सेंस ऑर्गन कहते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होता है। विद्यार्थियों को पता होगा कि चींटियां जमीन पर गिरी मिठाइयों पर क्यों एकत्रित हो जाती है। ज्ञानेंद्रियों के महत्व को समझकर विद्यार्थी अपने ज्ञानेंद्रियों की अच्छी तरह से देखभाल करेगा। विद्यार्थी एक चित्र के द्वारा समझाएंगे कि 3 दिन पशुओं में उत्कृष्ट ज्ञानेंद्रियां किस प्रकार काम करती है। भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए प्रश्नों की सूची को वर्गीकृत करेंगे। क्योंकि ये क्या है कि आपका ये निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य है, तो शैक्षणिक उद्देश्य के हिसाब से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके।
आपने विद्यार्थियों को बताया कि अगर गोंद की बोतल खाली कर दो तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उसे उस गोंद का प्रयोग के फायदे के तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विद्यार्थियों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में मदद करेगी जिन्हें वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, पहले ही टीचर डरा दिया कि भाई एक बोतल गोंद लाके आपको दे दिए, अब इससे आपको प्रोजेक्ट बनाना है और यदि ये बोतल ख़त्म हो गया तो फिर हम दोबारा लाके नहीं देंगे। तो इसमें कौन सा संरक्षण, संसाधन का संरक्षण करने का कौन सा ये तरीका इसमें है? तो ऑप्शन है, एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं। ये उतना अच्छा कारगर नहीं लग रहा है। कक्षा में सर्वेक्षण करके पता लगाएं कि कितने विद्यार्थियों के उनके प्रोजेक्ट के लिए गोंद की आवश्यकता होगी और क्यों। ये भी कुछ खास नहीं। सभी विद्यार्थियों के समान रूप से गोंद वितरित करें और देखें कि सप्ताह के अंत में विद्यार्थियों के पास कितना गोंद बचा हुआ है। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आप बांट रहे हैं, लेकिन किसी को कम ज़रूरत होगी, किसी को ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो ये वाला नहीं। विद्यार्थियों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिए। तो इस तरह क्या होगा, ये एक वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता। यानी निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विद्यार्थियों को उन संसाधन के संरक्षण पर विचार करने में मदद करेगी? जब वो रजिस्टर में एक रिकॉर्ड रखेगा कि कौन कौन कब कब क्यों यानी किस स्थिति में कितना कितना गोंद लिया है, तो क्या होगा कि वो मजबूर होगा कि हम फालतू ना करें, हम ज़बरदस्ती गोंद का उपयोग ना करें। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? भोजन पचने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान भोजन खाने को कहना, कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ के टुकड़े रखकर देखना कि अलग अलग स्थानों पर चींटियां कितने समय में पहुंचती है, समझाना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। ये प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष निकाल पाते हैं। तो विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? पानी में एक भरी बोतल और एक खाली बोतल फेंककर जांच करना कि कौन सी बोतल ऊपर तैरती है। देखिए, ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हम प्रयोग करके कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाल देंगे। पता नहीं ये ऑप्शन सीटेड वाले क्यों ऐसा रखे हैं। आपको ये सब प्रश्न कहीं भी सीटेट पे नहीं मिलेगा। सीटेट का जितना भी यूट्यूबर है इस तरह का नहीं मिलेगा। एकदम छोटा छोटा देखिएगा क्वेश्चन सेलेक्टेड करके बनाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि टोटल क्वेश्चन बनाते होंगे, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे। कौन इस उलझन में पड़ता है, हम अपने माथे पे क्यों लें कि ये सब ऑप्शन सही है। तो इसीलिए ये ले सकते हैं अमरीश सर ही। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है कि ये सारे ऐसे प्रयोग हैं जिससे हम कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। यदि देखिए, भोजन पचने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थी कहेंगे सब एक ही चीज़ इतना इतना खा के आओ, तो हम उसका भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ के टुकड़े रख देंगे, देखेंगे चींटी कितने देर में आती है, तो हम भी कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं उसके सेंस ऑर्गन के बारे में। तो इसमें सभी हैं ऐसे। तो लेकिन इसका आंसर जो रखा गया है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक है? विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। विद्यार्थियों से पूछना कि पिछले कुछ महीनों की तुलना में आजकल वे अधिक गर्म या ठंडा महसूस करते हैं या नहीं। विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान उनके द्वारा की गई गतिविधियों और उन्हें करने के कारणों को सूचीबद्ध करने को कहना। विद्यार्थियों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाकर पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका प्रयोग किया है। देखिए, ऋतुओं के विषय में जब आरंभ करेंगे तो शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कम प्रासंगिक है? सैर पर ले जाना। शुरुआत में हम उसको सैर पर नहीं ले जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी शुरुआत में ही हम नहीं ले जाएंगे, पढ़ाने लिखाने के बाद ले जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का हम चर्चा शुरुआत में कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक उद्देश्य विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच में अंतर को समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरीके से परीक्षण करता है? थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है
और थोड़ा सा लग रहा है कि पंखा भी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, तो हम सिर्फ आंसर बताते हुए चलेंगे, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण कर सकता है किसमें? शैक्षणिक उद्देश्य, विद्यार्थी, संचारी और गैर संचारी में। ऑप्शन है हमको कोविड से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन सामान्य सर्दी से बचाव के लिए नहीं। क्यों? यदि आपके माता पिता में से एक को डेंगू हुआ है तो क्या आपको डेंगू होने की संभावना अधिक है? सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है? बैक्टीरिया और वायरस से विभिन्न प्रकार के कौन से रोग होते हैं? कौन से रोग होते हैं? तो इसका आंसर है 3। सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे हैं, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती है जिसमें उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण दिखाया गया है। 3D शैक्षिक संसाधन के रूप में पारंपरिक मानचित्र की किताब की तुलना में इसे अनुप्रयोग के क्या लाभ हैं? इस अनुप्रयोग के क्या लाभ हैं? यह विद्यार्थियों में स्वच्छंद अध्ययन की आदत विकसित करता है। स्वच्छंद मतलब होता है एकदम स्वतंत्र रूप से, मनमाना। यह विद्यार्थियों में पृथ्वी के संबंध में पूर्व ज्ञान को पुनः याद दिलाने में सहायक होता है। यह विद्यार्थियों को विभिन्न देशों की अवस्थिति को समझने में मदद करता है। यह विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझने में मदद करता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका कक्षा में 2 गमलों में लगे पौधे लाती है, उनमें से एक गुलाब का और दूसरा अदरक का। इन पौधों का प्रयोग करके निम्न में से कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? पौधों में अनुकूलन, पौधों में विविधता, फूल के भाग, पौधों में बीजों का स्थानांतरण। पौधों में बीजों का स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की पारंपरिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? यातायात संकेत, चाय की दुकान, परित्यक्त तालाब, सीवेज नाली। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो ये था आज का जो 10 जनवरी 2022 को पूछे गए पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण पेडागोजी का 15 यानी 30 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और आने वाले सीटेट जो दिसंबर में होगी उसमें आपको बहुत फ़ायदेमंद, आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।